बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उस पेड़ पर कौवों का राजा मेघ भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उस गुफा में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को उसने अपना दुश्मन घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि जब तक किसी कौवे को मार नहीं देता भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघ को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघ बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता है उल्लू के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया। हमारा शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे हैं। फिर मेघ ने सयाने और बुद्धिमान कौवे से अपना सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए, उनकी शर्तों को मान लेना चाहिए। ताकतवर दुश्मन से पीटते रहने में क्या तूक है। बहुत से कौवों ने काव काव करके अपना विरोध प्रकट किया। एक गरम दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यही रहकर पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघ उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुप है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छलनीति से काम लेना चाहिए। राजा ने कहा, कैसी छलनीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिरजीवी। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। राजा चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं। स्थिरजीवी राजा के पास आकर बोला, डाल पर उल्लू छुपे बैठे हैं। छलनीति के लिए हमें नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फुट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषिमुनक पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा, घर का भेदी बनकर लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसे कहता हूँ वैसा कर। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है। मेघ चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसे बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा ने घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फुट पड़ गई है। मारपीट और गाली गलौच हो रही है। ऐसा सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी। परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार मेघ सारे कौवों को लेकर ऋषिमुनक पर्वत पर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर अरिमर्दन बोला, भाग गए सारे कौवे हमारे डर से ऐसे कायरों पर थू है।
सारे उल्लू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिर पड़ा कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने काव काव की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कैवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघ का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघ क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं राजन, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवे के भेद हमें बताएं। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। स्थिरजीवी को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर ही सेवक की तरह रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही इच्छा है मेरी। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन गुस्से में बोला, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश ना करो। चाहो तो तुम यहां से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से यह कहकर चला गया, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूं ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे ऋषिमुनक पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघ और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच ने जलती लकड़ियां पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघ ने स्थिरजीवी को कौवो रत्न की उपाधि दी। कहानी से सीख, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है।